नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल आयुर्वेदिक स्कॉलर वैद्य में। तो देखो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो आप ही लोगों की डिमांड पे था, वो है रिप्रोडक्शन चैप्टर, ठीक है? फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम यहाँ पे देखेंगे। वैसे आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में 12th में पढ़ा ही है, ठीक है? तो इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। हम जो मेन फंक्शनिंग है या जो मेन फिजियोलॉजी हमें देखनी है, हम वहीं पे फोकस करेंगे जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, ठीक है? और मेंस्ट्रुअल साइकिल ये हमें मेनली देखने हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखो हाँ, ये वाली चीज़ एक थोड़ा-सा याद रखना कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है बाकी सिस्टम से यूनिक है क्योंकि ये स्पीशीज़ के कंटिन्यूएशन के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है। वहीं पे देखो एक चीज़ और कि जितने बाकी सिस्टम्स है, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स हो गए, ये सिस्टम्स ना एसेंशियल है बॉडी के लिए। सर्वाइवल के लिए ये एसेंशियल है किसी भी व्यक्ति की, लेकिन अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ये किसी भी व्यक्ति के सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? तो ये वाली चीज़ याद रखना, ठीक? वहीं पे ये हमें पता है कि ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कैसे? तो एक होता है इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिन्हें कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहते हैं या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव यहाँ पे हम उन्हें सिस्टम कहते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या-क्या आता है प्राइमरी में या इंटरनल में? तो जो मेल है, मेल में आते हैं टेस्टिस, वहीं पे ये सब आपने पढ़ा हुआ है, ये आप लोगों को पहले से पता है, ठीक है? और फीमेल में जो आते हैं वो ओवेरी, ठीक है? अब यहाँ पे देखो कि एक्सटर्नल अगर ऑर्गन की बात करें तो मेल में क्या आ जाएगा? पेनिस और पेनिस के साथ में जितनी भी एसेसरी डक्ट्स होंगी वो सारी आ जाएगी। ऐसे ही फीमेल में भी वेजाइना और उसके साथ में जो जितने भी एसेसरी डक्ट्स होंगी, बाकी जो यूट्रस होगा वो सब यहाँ पे आ जाएगा। तो ये एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स होगा, ठीक है? जिन्हें सेकेंडरी भी बोलते हैं, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक? तो ये वाली एक चीज हमारे पास क्लियर हो गई। अब इसके बाद में देखो हमें मेनली यहाँ पे जो पढ़ना है, हम बात करें सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो फंक्शनिंग होती है, हमें मेनली फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? फंक्शनिंग पढ़ते हैं। तो अगर फंक्शनिंग की हम बात करें तो द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव फंक्शन ऑफ मेल, जो मेल का रिप्रोडक्टिव फंक्शन है उसे 3 पार्ट में 3 मेजर यहाँ पे प्रोसेस हो रही होती है। कौन कौन सी? पहली स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा परफॉर्मेंस ऑफ मेल सेक्सुअल एक्ट, ठीक है? यानी कि यहाँ पे सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, ठीक है? स्पर्मेटोजेनेसिस होने के बाद उसे फीमेल ट्रैक्ट में यहाँ पे पहुंचाया जाएगा। फिर उसके बाद में थर्ड रेगुलेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव फंक्शन बाय वेरियस हार्मोन, ठीक? तो ये वाली चीजें क्लियर रखना अपने दिमाग में, ठीक है? स्पर्मेटोजेनेसिस, परफॉर्मेंस ऑफ मेल सेक्सुअल एक्ट और रेगुलेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव फंक्शन बाय वेरियस हार्मोन, ठीक? इसके बाद में देखो अगला यहाँ पे हमारे पास में आता है स्पर्मेटोजेनेसिस। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। तो यहाँ पे 2 टर्म आती है, देखो एक आती है स्पर्मेटोजेनेसिस, एक आती है स्पर्मियोजेनेसिस। एक देखो होता क्या है कि स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर हम बात करेंगे तो स्पर्मेटोजेनेसिस हम ओवरऑल प्रोसेस को बोलते हैं। जो हमने लिखा है स्पर्मेटोजेनेसिस, हम ओवरऑल प्रोसेस को बोल रहे हैं जो स्पर्मेटोजोआ को फॉर्म करवा रही है। स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म, ठीक है? तो द प्रोसेस बाय विच न्यू स्पर्मेटोजोआ आर क्रिएटेड फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया से बन रहे हैं, उससे पूरी प्रोसेस को क्या कह दिया? स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन जब ये प्रोसेस चल रही होती है तो वहां पे एक स्टेप आती है जिसमें कि स्पर्मेटिड्स से और क्या बन रहा होता है? स्पर्म बन रहा होता है। स्पर्म, मोर्फोलॉजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं स्पर्मेटिड्स में और क्या बन रहे होते हैं? स्पर्म बन रहे होते हैं। तो यही जो प्रोसेस है इसको कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। और जो स्पर्मियोजेनेसिस है ये किसके अंदर आती है? स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर ही आती है। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर क्या आता है? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस ओवरऑल प्रोसेस को बोल दिया और स्पर्मियोजेनेसिस जो स्पर्मेटिस से स्पर्म बन रहे हैं उसे बोल दिया, ठीक है? तो यहाँ पे देखो इन ह्यूमंस इट टेक्स एन एवरेज 74 डेज, यानी कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है ये कितना 74, और यहाँ पे कुछ कुछ बुक्स में 68 डेज भी दिया हुआ है, ठीक है? द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ स्पर्मेटिड फ्रॉम सिंगल स्पर्मेटोगोनिया इज 512। यहाँ पे क्या 512 स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं सिंगल स्पर्मेटोगोनिया से। एक सिंगल स्पर्मेटोगोनिया से 512 स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं, ठीक है? कैसे? तो यहाँ पे क्या होता है 7 माइटोटिकल डिवीजन होते हैं। कितने? 7 माइटोटिकल डिवीजन। माइटोटिकल डिवीजन मतलब सेम सेम यहाँ पे वही 2n, जैसे स्पर्मेटोगोनिया में तो आगे भी 2n ही रहेगा। तो 7 माइटोटिकल डिवीजन होते हैं। तो तुम सोचो 128 यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। अब 128 स्पर्मेटोगोनिया से फिर स्पर्मेटोसाइट बनेंगे,
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फिर वहां पे उनमें हेप्लोइड हो जाएंगे, वो एन वो 256 हो गए, फिर उनसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, ठीक है, तो फिर वो 512 ऐसे करके अभी हम देखेंगे आगे। तो स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, अब आता है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस किसे कहा? कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड्स टू स्पर्म, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सर्टोली सेल्स एंड डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ एंड्रोजन, एंड्रोजन की प्रेजेंस पे ये डिपेंड करता है, ठीक। अब हमारे पास में आती है फेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में कौन कौन सी फेजेस यहाँ पे होती है वो वाली चीज हम देखें। तो देखो फेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस में सबसे पहला जो फेज आता है, हमने क्या कहा, माइटोटिक डिवीजन हो रहे होते हैं, तो यहाँ पे 7 माइटोटिक डिवीजन होते हैं, इससे कि 128 स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। पहले तो क्या बन गया, स्पर्मेटोगोनिया 128, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोगोनिया ही यहाँ पे बन रहे हैं। वो एक्चुअली प्राइमोडियल जर्म सेल्स होती है, जैसे वो अभी हम देखेंगे, प्राइमोडियल जर्म सेल वो स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म करती है, और स्पर्मेटोगोनिया जो है वो आगे माइटोटिकल डिवीजन करके और स्पर्मेटोगोनिया ही फॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है सेकंड फेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या आ गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। पहले तो क्या था, स्पर्मेटोगोनिया, अब क्या बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब 128 से कितने बने, तो यहाँ पे देखो स्पर्मेटोगोनिया अंडरगोस मैच्योरेशन टू फॉर्म 128 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये क्या करते हैं, मैच्योरेशन करते हैं यहाँ पे, और मैच्योरेशन होने के बाद में इनका क्या बनता है यहाँ पे 128 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने बन रहे हैं, 128, किसका, स्पर्मेटोगोनिया का, स्पर्मेटोगोनिया का। जब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैच्योरेशन हो रहा है, तो उससे क्या बन रहे हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। फिर इसमें जो मियोटिक डिवीजन होंगे उससे क्या बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अच्छा हो सकता है शायद हमने पिछले में, जहां तक मुझे याद आ रहा है, पिछली साइड में मैंने जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वहां पे शायद माइटोटिक डिवीजन बोला था, वो मैच्योरेशन से बन रहे। एक्चुअली जो स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया, इस स्पर्मेटोगोनिया का क्या हो रहा है, मैच्योरेशन हो रहा है, ठीक है। उससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रहे हैं, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की जो नंबर है वो भी कितने होते हैं, 128 ही होते हैं, ठीक है। और इनमें भी 2n ही यहाँ पे, कि ये भी डिप्लॉइड ही होते हैं। वहीं पे हम फेज की बात करें तो अगला आता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जो कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से बनता है। अब यहाँ पे हो जाते हैं हेप्लॉइड, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या है, डिप्लॉइड है। स्पर्मेटोगोनिया क्या थे, डिप्लॉइड थे। लेकिन अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना है वो क्या है, हेप्लॉइड है। उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, हेप्लॉइड है, 256 होते हैं। ये कितने होते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, 256 बनते हैं। फिर अब यहाँ पे क्या होता है, सेकेंड मियोसिस होता है, मियोसिस सेकेंड होता है, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट से क्या बना था, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, मियोसिस सेकेंड से क्या बन जाएगा, स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे, ठीक है। स्पर्मेटिड्स, नॉट स्पर्म, स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे, जो कि कितने होंगे, 512 होंगे। अब क्या बन गया, स्पर्मेटिड, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास में क्या बना था यहाँ पे, सबसे पहले हमारे पास में बने थे, इसको ले लेते हैं, सबसे पहले बने थे स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमोडियल जर्म सेल से, जिनमें मैच्योरेशन हुआ, आगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद स्पर्मेटिड्स बने, और स्पर्मेटिड्स आगे इनमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हुए, और क्या बन गया, स्पर्मेटोजोआ बन गया। स्पर्मेटोजोआ जिसे कि हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं स्पर्म, ठीक है। तो ये वाली चीज हमारे दिमाग में क्लियर है, ठीक है। अब हम इसको टेबल की फॉर्म में एक देख लेते हैं, जिससे और ज्यादा चीजें क्लियरिफाई हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये हमारे पास में क्या है, एक मिनट रुकना, इसको हम, क्या ये विजिबल, हाँ ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या है, प्राइमोडियल जर्म सेल है, ये क्या है, प्राइमोडियल जर्म सेल, पीजीसी इसको हम कहते हैं। तो प्राइमोडियल जर्म सेल क्या फॉर्म करती है, स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म करती है, ठीक है। और स्पर्मेटोगोनिया ही ये 7 टाइम्स यहाँ पे करते हैं, माइटोटिक डिवीजन करते हैं, और माइटोटिक डिवीजन करके वापस से ये स्पर्मेटोगोनिया ही बनाते हैं। ये हमने देख लिया, पीजीसी, यहाँ से स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया में 7 माइटोटिक डिवीजन हुए, 7 माइटोटिक डिवीजन, जिससे वापस स्पर्मेटोगोनिया ही बना, स्पर्मेटोगोनिया। और स्पर्मेटोगोनिया फिर क्या करते हैं, हुआ मैच्योरेशन, और मैच्योरेशन होने से क्या बन गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हुआ, मियोसिस फर्स्ट, और मियोसिस फर्स्ट होने से क्या बन गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है।
और फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हुआ, सेकेंड मियोसिस हुआ, मियोसिस 2, और मियोसिस 2 होने से क्या बन गया, स्पर्मेटिड बन गया, और स्पर्मेटिड किस में कन्वर्ट हो गए, स्पर्म में कन्वर्ट हो गए। ये एक्चुअली यहाँ पे प्रोसेस चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो था क्या कि सबसे पहले तो जो स्पर्मेटोगोनिया थे, ठीक है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल से स्पर्मेटोगोनिया 7 माइटोटिक डिवीजन हुए, इससे कितने बन गए 128, इनमें मैच्योरेशन हुआ तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी कितने थे 128, और फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने बनेंगे, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 256 यहाँ पे बनेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं 256 बनेंगे, और फिर इनमें माइटोमियोसिस सेकेंड होगा तो 512 स्पर्मेटिड्स बनेंगे। अब स्पर्मेटिड्स जितने होंगे उतने ही स्पर्म होंगे, तो ये यहाँ पे हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ग्रोथ फेज हो रही है, और मैच्योरेशन, और आखिरी में स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस वाली बात ये याद रखना कि स्पर्मियोजेनेसिस यानी कि स्पर्मेटिड्स से स्पर्म का बनना, ये वाली चीज एक क्लियर है, ठीक है। अब हम फैक्टर्स की बात करें कि स्पर्मियोजेनेसिस को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ नाम तुम याद रख सकते हो कि नाम क्या क्या है। तो एक तो याद रखना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, हमें पता ही है कि यहाँ पे स्पर्म को बनाने में इसका रोल होगा। एलएच हार्मोन, एफएसएच हार्मोन, ये ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं, इनकी उनके कहें कि न्यूट्रिशन में, इनमें सब में हेल्प करते हैं। सर्टोली सेल्स भी न्यूट्रिशन में हेल्प करती है, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, सर्टोल सेल्स हो गया, सर्टोल सेल्स में देखो सीक्रेट एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, यहाँ पे एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, इनहिबिन, मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस, दे डू नॉट सिंथेसाइज एंड्रोजन बट कंटेन एरोमेटेज द एंजाइम रिस्पांसिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ एंड्रोजन टू एस्ट्रोजन। अच्छा एक चीज याद रखना कि यहाँ पे देखो दो टाइप की डक्ट होती है, एक मुलेरियन डक्ट, एक वुल्फियन डक्ट। तो मुलेरियन डक्ट किसमें मिलती है, मेल में मिलती है, जो कि आगे जाके जो भी एपिडर्मिस बन रहा है, वाइज डिफरेंस बन रहा है, उनमें उनको फॉर्म कर रही है। वहीं पे वुल्फियन डक्ट जो होती है वो फीमेल एसेसरी डक्ट्स को बना रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टेस्टोस्टेरोन हो गया, एलएच हो गया, एफएसएच हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, ग्रोथ हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया, सर्टोल सेल्स हो गई, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन हो गया, ये सारे मिलके क्या कर रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा देखो इनहिबिन हो गया, ठीक है, वापस वही मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस आ गए, ठीक है। ये सारे सिर्फ तुम नाम याद रख लो कि हेल्प करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में। वहीं पे कुछ जनरल फैक्टर्स को याद रख लेना, जैसे टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड, हमें पता है कि बॉडी से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम चाहिए होता है। वहीं पे रेडिएशन, डिजेनरेटेड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, वेसेक्टोमी, एज, ये सारे जनरल फैक्टर्स है जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। हॉर्मोन्स के नाम याद रखना, टेस्टोस्टेरोन, एलएचएफएसएच, एस्ट्रोजन, सर्टोल सेल्स, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, इनहिबिन, मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस, सेमाइनल फ्लूइड, ये सब, ठीक है। अब इसके बाद में हम आते हैं अगला हमारे पास में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होगा, यहाँ पे ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव ईयर्स ऑफ फीमेल बिटवीन 13 टू 46, या फिर इसको हम यहाँ पे 50 भी कर लेना, ठीक है, 50 46 टू 50 तक एज चल जाती है। 400 टू 500 प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स डेवलप इनफ टू एक्सपेल देयर ओवा, ठीक है, यानी कि जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल से पूरी जो एक ये पीरियड है, ठीक है, जिसे हम यहाँ पे फर्टिलाइजेशन पीरियड कहते हैं, पूरा जो पीरियड है, ठीक है, मीनोपोज तक का यहाँ पे जो पीरियड है, उसमें क्या हो रहा है कि 400 टू 500 तक जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स हैं वो डेवलप होते हैं और ओवा को रिलीज करते हैं। एक्सपेल दे रहा हूं मतलब ओवा को रिलीज करते हैं। तो ये याद रखना कि मेनार्के से मीनोपोज तक कितने 400 टू 500 प्राइमोर्डियल जो फॉलिकल्स है वो डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे कितने कितने होते हैं, वो अभी आगे देखेंगे। वन ओवा इज एक्सपेल्ड ईच मंथ एंड द रिमेनिंग डीजनरेट एट द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ। At menopause only few primordial follicles remains and even degenerated, मतलब मेनोपोज तक लगभग ना सब डिजेनरेट हो जाते हैं, कुछ कुछ रह जाते हैं वो भी बाद में डिजेनरेट हो जाते हैं। द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ दिस रिप्रोडक्टिव साइकिल इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये हम अच्छे से पढ़ेंगे आगे, ठीक। अब इसमें देखो सबसे पहले हमारे पास में आता है oogenesis। oogenesis क्या होता है, तो ये हमें पता है कि oogenesis जैसे वहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस था, यहाँ पे oogenesis होता है। oogenesis मतलब इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेट, जिसे कि हम ओवम कह रहे हैं, इन दी ओवरीज। कहाँ पे हो रहा है, ये ओवरीज के अंदर हो रहा है, ठीक है। इट बिगिंस ड्यूरिंग द फेटल स्टेज, ये याद रखना कि जो oogenesis है वो फेटल स्टेज में हो रहा होता है या एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही हो रहा होता है, वो यहाँ पे बर्थ के बाद में oogenesis नहीं हो रहा होता है, ठीक है। तो फेटल स्टेज सिर्फ ग्रोथ हो रही होती है, जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल से उनकी ग्रोथ हो रही होती है, oogenesis यहाँ पे नहीं हो रहा होता है, कोई भी नए या हम कहें कि नए उगोनिया नहीं बन रहे होते हैं। जितने भी उगोनिया बनने होते हैं
वो सारे उगोनिया बर्थ से पहले बन जाते हैं, बर्थ के बाद कहे या फिर बर्थ भी नहीं, हम कहेंगे प्यूबर्टी के बाद। प्यूबर्टी के बाद सिर्फ उनका डेवलपमेंट हो रहा होता है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। और बर्थ से पहले ही जितने उगोनिया बनने हैं वो सारे बन जाते हैं। तो कब स्टार्ट होती है ये? एम्ब्रियोनिक लाइफ में, एम्ब्रियोनिक लाइफ में स्टार्ट होती है, ठीक है, oogenesis। और जितने भी उगोनिया है, उगोनिया नॉट फॉर्म आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद कोई भी नए उगोनिया नहीं बनते हैं, ओनली दे डेवलप आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद ही डेवलप होते हो, हर मंथ, ईच मंथ, एक सिर्फ एक, ठीक है, हर मंथ सिर्फ एक प्राइमोडियल फॉलिकल, ईच मंथ, या फिर कहें ईच प्राइमोडियल फॉलिकल, ईच प्राइमोडियल फॉलिकल ईच मंथ या एवरी मंथ, ठीक है, हर मंथ एक प्राइमोडियल फॉलिकल यहाँ पे डेवलप हो रहा होता है, ये वाली चीज याद रखना, ठीक है। अब हम आते हैं अगला, जो oogenesis में क्या क्या फेजेस होते हैं। तो oogenesis में होने वाले फेजेस की अगर बात करें तो सबसे पहले तो देखो कि मल्टीप्लिकेशन फेज है जो कि फीटल लाइफ में हो रहा है। कब हो रहा है? फीटल लाइफ में। अब वही हमने कहा कि यहाँ पे प्राइमोडियल जर्म सेल्स होती है जो कि माइटोसिस करती है टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ उगोनिया, लार्ज नंबर ऑफ उगोनिया जो कि क्या होते हैं? डिप्लॉइड सेल्स होती है, ठीक है। दिस उगोनिया इंक्रीज द नंबर ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट। By the 7 month of fetal development, most oogonia differentiate into primary oocyte। यहाँ पे क्या इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाते हैं 7 मंथ ऑफ fetal डेवलपमेंट। अभी आगे देखेंगे पूरी प्रोसेस में कैसे हो रही है। ग्रोथ फेज की अगर बात करें तो ईच प्राइमरी oocyte, अब कहां तक पहुंच गए? प्राइमरी oocyte तक हो गए। grows in size and gets surrounded by a layer of granulosa cells forming primordial follicle। अब वो प्राइमरी oocyte जो था, वो प्राइमरी oocyte को कुछ जो यहाँ पे ग्रेनुलोसा सेल्स से उन्होंने क्या कर लिया? यहाँ पे कवर कर लिया, सराउंडिंग कर ली उसकी, ठीक है। तो उसको हमने क्या बोल दिया? प्राइमोडियल फॉलिकल। प्राइमरी oocyte को ग्रेनुलोसा सेल्स ने सराउंड कर लिया, उसको प्राइमरी फॉलिकल यहाँ पे बोल दिया। दिस फॉलिकल डेवलप्स इनटू primary follicle and eventually secondary follicle, but most remain arrest in prophase first of meiosis first। यहाँ पे क्या होता है कि जो प्राइमोडियल फॉलिकल्स होते हैं वो प्राइमोडियल फॉलिकल्स स्टार्ट करते हैं यहाँ पे डेवलप होना, और यहाँ पे उनमें मियोसिस होना स्टार्ट होता है। लेकिन जो प्राइमरी फॉलिकल्स है, ये याद रखना कि जो प्राइमरी फॉलिकल्स है, ये प्राइमरी फॉलिकल्स ये क्या होते हैं? ये अरेस्ट हो जाते हैं इन प्रोफेस फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट। ये मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेस फर्स्ट में अरेस्ट हो जाते हैं। ये वाली चीज क्लियर रखना अपने दिमाग में, ठीक है। और ये कब तक अरेस्ट रहते हैं? तो ये अरेस्ट रहते हैं अंटिल प्यूबर्टी। कब तक अरेस्ट रहते हैं? तो ये अंटिल प्यूबर्टी तक यहीं पे प्रोफेस फर्स्ट में अरेस्ट रहते हैं। क्लियर है? इसके बाद में अगला हम देखें, अगला हमारे पास में आता है मेचुरेशन फेज। मेचुरेशन फेज कब स्टार्ट होता है? हमने कहा कि पोस्ट प्यूबर्टी आके इनका डेवलपमेंट आगे स्टार्ट होता है। प्राइमरी जो फॉलिकल्स है, ठीक है, बन तो पहले गई है बर्थ के, उसके बाद प्यूबर्टी तक इनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन जब प्यूबर्टी आएगी तो हर मंथ एक प्राइमरी फॉलिकल का यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा होगा। एट प्यूबर्टी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ hormone like FSH and LH, each month one primary oocyte completes meiosis 1 to form secondary oocyte। क्या कहा हमने? each month one primary oocyte completes meiosis first to form a secondary oocyte जो कि haploid होता है, and a small first polar body। स्मॉल फर्स्ट पोलर बॉडी यहाँ पे बन जाती है विच डीजनरेट, जो कि डीजनरेट हो जाती है, ठीक है। दिस सेकेंडरी oocyte begins meiosis second and arresting। अब यहाँ पे मेटाफेज सेकंड में जो यहाँ पे देखना, जो प्राइमरी oocyte था, यहाँ पे इसको ऐसे लिखो प्राइमरी oocyte, कहां अरेस्ट हुआ था? अरेस्ट इन प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट, ठीक। लेकिन जो सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte प्यूबर्टी आने के बाद, ठीक है, अरेस्ट हो जाता है कहां पे? सेकेंडरी oocyte अरेस्ट इन, अब देखो सेकेंडरी oocyte बन गया यहाँ पे। अब सेकेंडरी oocyte क्या करता है? सेकेंडरी oocyte डेवलप होना स्टार्ट करता है, आगे ओवम भी तो बनाना है ना। तो सेकेंडरी oocyte अरेस्ट इन मेटाफेज सेकेंड ऑफ मियोसिस सेकेंड, मियोसिस सेकेंड। अभी मियोसिस सेकेंड की मेटाफेज सेकेंड में
अरेस्ट हो जाता है। सेकेंडरी oocyte तो बन गया, लेकिन अब ये अरेस्ट हो जाएगा कहाँ पे, मेटाफेज सेकेंड ऑफ मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड की मेटाफेज सेकेंड में अरेस्ट हो जाएगा अंटिल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन तक अरेस्ट रहेगा। सेकेंडरी oocyte बन चुका है, अब इसको आगे ओवम बनना है ना, तो वो जो सेकेंडरी oocyte से और ओवम बनने की जो प्रोसेस है, ओवम, इसी के बीच में ये अरेस्ट हो जाता है, किसमें, मेटाफेज सेकेंड ऑफ मियोसिस सेकेंड। क्लियर है। अब जब फर्टिलाइजेशन होगा तो सेकेंडरी oocyte कंप्लीट करेगा मियोसिस सेकेंड टू फॉर्म मैच्योर ओवम। मैच्योर ओवम को फॉर्म करने के लिए अब ये मेटाफेज सेकेंड में था ना यहाँ पे अरेस्ट, तो अब ये आगे बढ़ेगा। कब बढ़ेगा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जब स्पर्म आ गया, स्पर्म एंटर हो गया यहाँ पे जो ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte बना, जो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte था, तो जब ये स्पर्म एंटर हो गया अंदर, स्पर्म अंदर एंटर होने के बाद सेकेंडरी oocyte डेवलप करेगा, आगे अपना जो मियोसिस सेकेंड था उसे कंप्लीट करेगा, और मियोसिस सेकेंड को कंप्लीट करने के बाद ये क्या बना देगा, तो ये एक मैच्योर ओवम फॉर्म कर देगा और एक सेकेंड पोलर बॉडी बन जाएगी। अब पोलर बॉडी का अभी तक यहाँ पे देखो एग्जैक्टली क्लियर नहीं हो पाया कि डीजनरेट हो जाती है, क्या होता है, लेकिन अल्टीमेटली अभी तक तो यही माना जा रहा है कि ये डीजनरेट हो जाती है। तो ये वाली चीज हमारे दिमाग में क्लियर है। द हेप्लोइड ओवम एंड द हेप्लोइड स्पर्म, अब स्पर्म उधर बन जाएगा, हेप्लोइड ओवम यहाँ पे बन गया, और दोनों फ्यूज करके और क्या फॉर्म कर देते हैं, जाइगोट फॉर्म कर देते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन नहीं होने की कंडीशन में सेकेंडरी oocyte यहीं पे डीजनरेट कर जाएगा इसी स्टेज में, ये आगे ओवम बन ही नहीं पाएगा। फिर आगे ये सारी प्रोसेस हम कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो हम क्या होगा, वो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ेंगे कि सेकेंडरी oocyte डीजनरेट हो जाता है, और फिर उसका आगे क्या होता है वो सर हम कहाँ पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ेंगे। बस इतना याद रखना कि फर्टिलाइजेशन होगा तो आगे जाइगोट बन जाएगा, आगे इसका डेवलपमेंट हो गया, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर इसका डेवलपमेंट यहीं पर रुक जाएगा। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो डेवलपमेंट यहीं रुक जाएगा, या फिर सेकेंडरी oocyte की ही कंडीशन में रह जाएगा और डीजनरेट हो जाएगा। तो ये वाली चीजें क्लियर हमारे दिमाग में। अब अगला हम देखते हैं, वही देखो इसी को फ्लो चार्ट में बताया हुआ है कि जो उगोनिया है, उगोनिया जन्म से पहले यानी कि बर्थ से पहले बन जाता है, बिफोर दी बर्थ यहाँ पे प्राइमरी oocyte बन जाता है, प्राइमरी oocyte बन जाता है, लेकिन कहाँ अरेस्ट रहता है ये, मियोसिस फर्स्ट में। सेकेंडरी oocyte बनने की प्रोसेस में तो चल जाता है, बर्थ से पहले सेकेंडरी oocyte बनने की प्रोसेस में चला जाता है, लेकिन कहाँ अरेस्ट हो जाता है, मियोसिस फर्स्ट के प्रोसेस फर्स्ट में। फिर प्यूबर्टी के बाद सेकेंडरी oocyte बना, प्यूबर्टी आई, सेकेंडरी oocyte बन गया। अब सेकेंडरी oocyte वापिस से प्रोसेस में चला जाता है ओवम बनने की, लेकिन कहाँ अरेस्ट हो जाता है उसी बीच में, मेटाफेज सेकेंड और मियोसिस सेकेंड। और कब पूरी होती है चीज, जब स्पर्म का एंटर होता है। ठीक है, स्पर्म जब एंटर होता है वो तब। ठीक है, तो ये वाली चीज हमारे दिमाग में प्लेस को हम क्या बोलेंगे, ओवम ओटिड एग जो मेच्योर ओवम होगा उसको। ठीक है, तो ये वाली प्रोसेस एक हमारे दिमाग में क्लियर है। ठीक, इसके बाद में अगला हम आ जाते हैं फोलिकुलोजेनेसिस, वही अभी जो हम बात कर रहे थे, प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte। तो ये वाला थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना, ये वाली चीज अपने दिमाग में क्लियर रखना कि जो प्राइमोडियल फोलिकल है इसके आसपास में आ गई थी ग्रेनुलोसाइट सेल्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि फोलिकुलर सेल्स आगे डेवलप कर रही है, डेवलप करके यहाँ पे ये स्टोमल सेल्स भी है इनके बाहर में। ठीक है, या ग्रेनुलोसा सेल्स बन गए, सेकेंडरी फोलिकल बन गया। ये याद रखना कि सेकेंडरी फोलिकल के अंदर क्या होता है, प्राइमरी oocyte। सेकेंडरी फोलिकल के अंदर क्या होता है, प्राइमरी oocyte। ये वाली चीज दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखना कि सेकेंडरी फोलिकल के अंदर क्या होता है, प्राइमरी oocyte होता है। और फिर जब टर्शियरी फोलिकल बनता है तो टर्शियरी फोलिकल के अंदर देखो क्या आ गया, टर्शियरी फोलिकल में सेकेंडरी oocyte भी सेल्स बढ़ती जाती है, थीका एक्सटर्ना बन जाएगी, थीका इंटरना बन जाएगी, वो सब बनेगी यहाँ पे। और अल्टीमेटली जो टर्शियरी फोलिकल है उसके अंदर क्या होता है, सेकेंडरी oocyte आ जाता है। प्राइमरी oocyte कहां तक था, सेकेंडरी फोलिकल तक, लेकिन टर्शियरी फोलिकल में क्या आ गया है, टर्शियरी फोलिकल में सेकेंडरी oocyte। अब जोना पेल्सिडा सेकेंडरी फोलिकल से बनना प्रारंभ हो जाती है। वो जो जोना पेल्सिडा वो हमने वो सब आप लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, उस तक हम नहीं जाएंगे, हम जो मेन प्रोसेस है वहां तक रहेंगे। आखिरी में डेवलपमेंट होके और ये एंट्रम बन जाएगा आगे। तो सेकेंडरी oocyte कहां तक रहेगा, फिर ग्राफियन फोलिकल में भी सेकेंडरी oocyte ही रहेगा। जो एलएच सर्ज होता है ना, जिससे हम यहाँ पे क्या कहते हैं, जो एलएच सर्ज होता है यानी कि जो ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन में रिलीज कौन होता है, रिलीज, तो रिलीज यहाँ पे होता है सेकेंडरी oocyte। फिर ग्राफियन फोलिकल में क्या है, सेकेंडरी oocyte ही है। ये ग्राफियन फोलिकल फटती है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है हर मंथ, हर मंथ सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है।
और सेकेंडरी oocyte रिलीज होने के बाद जब स्पर्म से जाके मिलेगा तो फिर ये आगे ओवम बना देगा। ये वाली चीज क्लियर है। अब जो यहाँ पे ओव्यूलेशन होता है तो ओव्यूलेशन में क्या क्या बचता है, सेकेंडरी oocyte, जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा, ये चीजें ग्राफियन फॉलिकल से बाहर आ जाती है। ठीक है, ओव्यूलेशन के बाद सेकेंडरी oocyte प्लस जोना पेलुसिडा प्लस कोरोना रेडिएटा, ये तीन चीजें बाहर आती है। तभी तो स्पर्म को कोरोना रेडिएटा को छेदते हुए, फिर स्पर्म को जोना पेलुसिडा को छेदते हुए, फिर तब सेकेंडरी oocyte तक पहुंचता है, फिर उसको कन्वर्ट कर देता है काई में, ये कन्वर्ट करता है उसको ओवम में। अब एक चीज यहाँ पे देखना है कि जो एम्ब्रियो होता है भ्रूण में, मतलब एम्ब्रियो में 2 मिलियन तक ओगोनिया होते हैं हर ओवेरी में। हर ओवेरी में 2 मिलियन तक ओगोनिया होते हैं, लेकिन बर्थ के बाद भी कोई नया ओगोनिया नहीं बनता, ये हमने पहले देख लिया। ठीक है, लेकिन ये आगे ना डिजनरेट हो जाते, पता है, ये डिजनरेट होते जाते बर्थ तक आते आते या प्यूबर्टी तक आते आते 60,000 के लगभग सिर्फ बचते हैं। ठीक है, टोटल मिला के 60,000 तक बचते हैं, दोनों की नहीं बोल रहा, टोटल मिला के ही दोनों का ही बोल रहे हैं। मतलब अभी तो यहाँ पे ईच बताया, ईच ओवेरी, ठीक है, लेकिन ये एंड तक आते आते टोटली 60,000 के लगभग या 50,000 के लगभग बचते हैं। तो इनसे हर मंथ यहाँ पे डेवलप हो रहे होते हैं प्राइमरी फॉलिकल जो है, हर मंथ एक प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होता है। वैसे डेवलप तो देखो 3-4 होने निकलते हैं, 3-4 या 5 एक साथ डेवलप होने निकलते हैं, पर कोई एक ही डेवलप हो पाता है। ठीक है, ये वाली चीज क्लियर रखना। ठीक, हर मंथ एक प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होके और ग्राफियन फॉलिकल बनाएगा। ठीक है, फिर वहां सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगा। ये वाली प्रोसेस मुझे लगता है आप लोगों के दिमाग में पूरे से क्लियर होगी। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे, वो है इनका हार्मोनल रेगुलेशन। जो स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, जो oogenesis हो रहा है, इनका हार्मोनल रेगुलेशन कैसे हो रहा है। तो अगर हम इनके हार्मोनल रेगुलेशन की बात करेंगे तो देखो, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, तो हमें पता है कि हाइपोथैलेमस से यहाँ पे जीएनआरएस निकलता है। ठीक है, तो जीएनआरएस जो निकल रहा है, गोइनट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, तो ये क्या करता है, गोइनट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये जाके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करता है और वहां से एलएच और एफएसएच को निकलवाता है, जो कि यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बहुत जरूरी है। अब जो एलएच है, एलएच क्या करेगा, यहाँ पे जाके लीडिंग सेल्स पे काम करेगा। लीडिंग सेल कहाँ होती है ये भी आप लोगों को पता है। ठीक है, तो लीडिंग सेल्स पे जाकर काम करेगा और वहां से क्या रिलीज करवाएगा, टेस्टोस्टेरोन, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन को डेवलप करवाने का काम करेगा। और इधर जो टेस्टोस्टेरोन है ये और क्या काम करता है, तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस का काम भी करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस का काम भी करता है। ठीक है, और इधर से जो एफएसएच आया, ये सर्टोली सेल्स, यहाँ पे जो सर्टोली सेल्स है, ये सर्टोली सेल्स पे काम करेगा, इधर से ये स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस करवा रहे होंगे। अब एक चीज याद रखना कि यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही इनका एक्सिस होने लगेगा, टेस्टोस्टेरोन का एक्सिस होगा, तो टेस्टोस्टेरोन एक्सिस में होने के बाद में ये क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है। किसको, कि यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक देगा किसको, एक तो देगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ में हाइपोथैलेमस को। ऐसे इधर से जो सर्टोरियल सेल्स है, वहां से इनहिबिन नामक हार्मोन निकलता है, जो कि एक्सिस में होने के बाद ये भी नेगेटिव फीडबैक देता है कि भाई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, तो तुम रिलीज करना इनको कम करो, तो वहां से रिलीज होना कम हो जाता है एलएचएफएसएच। ठीक है, तो इस तरह से फिर जब वापस से जरूरत पड़ेगी तो वापस से पॉजिटिव फीडबैक जाने लग जाएंगे। तो इस तरह से पूरी प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है, तो ये हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। सेम ऐसे ही oogenesis के लिए भी हो रहा है, बस यहाँ पे थोड़े से चेंजेस आते हैं, बाकी लगभग सेम वैसे ही हो रहा है जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में हो रहा है। वह एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एफएसएच और एलएच रिलीज करवाएगी, और यहाँ पे जो फोलिकुलर ग्रोथ हो रही होती है, फोलिकुलर ग्रोथ, तो ये जो ग्रोइंग फॉलिकल है, ठीक है, ये जो ग्रोइंग फॉलिकल है, जो फॉलिकल ग्रोथ कर रहे हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, तो ये ग्रोइंग फॉलिकल ही क्या करते हैं, एस्ट्रोजन रिलीज करवाते हैं। ग्रोइंग फॉलिकल एस्ट्रोजन को रिलीज करवाएगा, ग्रोइंग फॉलिकल एस्ट्रोजन क्या करेगा, एस्ट्रोजन एक तो इधर एलएच को पॉजिटिव फीडबैक दे रहा होगा, क्या कर रहा होगा, पॉजिटिव फीडबैक दे रहा होगा कि भाई तुम ओव्यूलेशन करवाओ। ओव्यूलेशन को हम क्या कहते हैं, और एलएच सर्ज कहते हैं। एलएच सर्ज क्यों कहते हैं ओव्यूलेशन को, क्योंकि यहाँ पे एलएच सबसे ज्यादा बड़ा हुआ होता है। क्लियर है, आगे एलएच क्या करता है, और तो आगे एलएच कॉर्पस ल्यूटियम को बनवाता है। कॉर्पस ल्यूटियम मेनली कौन से हार्मोन को, प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करवाता है।
इधर से एस्ट्रोजन और इनिबिन को भी रिलीज करवाता है। तो जब ये कॉर्पस ल्यूटेम से निकलने वाला प्रोजेस्टेरोन ज्यादा हो जाता है तो फिर ये वापस से नेगेटिव फीडबैक देना चालू करते हैं, ठीक है। वही हाइपोथैलेमस को, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, इधर से एस्ट्रोजन ज्यादा हो गया तो ये भी वापस से नेगेटिव फीडबैक देना चालू कर देते हैं कि भाई अभी जरूरत नहीं है तो रिलीज करना कम करो। फिर जैसे वापस से जरूरत पड़ेगी तो वापस से उनको पॉजिटिव फीडबैक मिलने लग जाएंगे और वापस से सेम प्रोसेस चालू हो जाएगी। क्या ये वाली चीज क्लियर है? ठीक, तो ये हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस ओजेनेसिस तक का पोर्शन क्लियर है। कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। उसको भी आगे क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक। अब इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो वीडियो रहेगा वो रहेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, पूरा उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल का पार्ट रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।